हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। आज हम पढ़ने वाले हैं कौन सी चीज़, वो है हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ योर चैप्टर नंबर 4 एंड आई एम इकोनॉमिक्स एजुकेटर गौरी जातून। तो स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो कि मैग्नेट बेसिक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। वी टॉक अबाउट CBSE, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12 एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक। वहाँ पे जो डिफरेंट आपको बोर्ड्स देखने को मिल जाएंगे, स्टेट बोर्ड्स होंगे लाइक MP बोर्ड, UP बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। देखो डिफरेंस इतना है कि एक इंग्लिश मीडियम चैनल है जहाँ पे आपको CBSE बोर्ड कवर किया जाता है एंड हिंदी मीडियम चैनल पे आपको ये डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स देखने को मिल जाएंगे। इंग्लिश मीडियम चैनल पे आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की सारी क्लासेस देखने को मिल जाती हैं एंड हिंदी मीडियम चैनल पे क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी। बाकी जो आपके बोर्ड्स के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है NCERT सॉल्यूशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दोनों ही जगह प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आपको अच्छे से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब करना है और अच्छे से सपोर्ट करना है जैसे कि आप हमेशा करते हुए आ रहे हैं। एंड वी ऑल्सो प्रोवाइड E-नोट्स एंड E-बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, राइट। बिकॉज अगर आपको देखो कोई भी डाउट होता है, हमने बोला हमेशा आपको कि आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी आपको वेबसाइट, एप्लीकेशन लिंक, हर एक चीज़ आपको गिवन रहती है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको भी गो थ्रू करिए। वहाँ पे भी पूरे आपको एक हेल्प दिख जाएगी कि हाँ आपको कोई डाउट है तो आप इधर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, राइट स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आज का जो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट रहने वाला है दैट इज गोइंग टू बी जो हमारे कोर कॉन्सेप्ट्स हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के, जो NCERT सॉल्यूशंस में कवर नहीं हुए हैं, है ना। बिकॉज NCERT सॉल्यूशंस में अराउंड 15 क्वेश्चन हमने करे थे, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो होने चाहिए, तो उसको आज हमने इंक्लूड किया है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। चैप्टर नंबर 4 है हमारे पास प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। इस प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में जो पूरी बातचीत हमने करी है वो किसके रिगार्डिंग है स्टूडेंट्स, कि कैसे हमें डेटा को आगे पहुंचाना है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं पूरे स्टैटिस्टिक्स की सीरीज की कि उसका प्रोसेस क्या है, सबसे पहले हमारे पास आता है कलेक्शन ऑफ डेटा, सेकेंड हमारे पास आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा एंड थर्ड वी हैव इज द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो हमने डेटा को कलेक्ट कर लिया, उसको अलग अलग तरीके से बांट दिया। अब मेरी बारी है कि हम उसको कैसे प्रेजेंट करेंगे। सो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का दो मेन मोटिव रहते हैं कि पहला तो जो डेटा हम लोग को प्रेजेंट कर रहे हैं उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए ताकि सामने वाले को समझ आए। सेकंड, समझना दूर की बात है, पहले सामने वाले का मन करना चाहिए कि उस चीज़ को देखे, तो उसके लिए आपको उसको अट्रैक्टिव भी बनाना पड़ेगा, अपीलिंग भी बनाना पड़ेगा, इसलिए हम डिफरेंट डायग्राम्स वगैरह का यूज़ करते हैं, राइट। सो दैट इज वाई ये पूरा कॉन्सेप्ट हमारा यही है कि कैसे डेटा को आगे तक पहुंचाना, उसको प्रेजेंट करना है ताकि सामने वाले का मन करे उसको पढ़ने का और उसको लगे अच्छा, उसको समझ आना चाहिए कि क्या है। तो उसके लिए हम लोग बहुत सारे टाइप्स हैं, 4 टाइप्स अपन ने पढ़े हैं, ठीक है। एक अपन ने पढ़ा है टेक्स्ट के थ्रू, एक अपन ने पढ़ा है टेबल्स के थ्रू, एक अपन ने पढ़ा है ग्राफिक्स के थ्रू एंड हमने एक पढ़ा है डायग्राम्स के थ्रू। ये 4 चीज़ों के हिसाब से हमने सारी चीज़ों को पढ़ा है। बहुत डिटेल में जाके एक एक चैप्टर अगर हम बात करें कि एक टॉपिक को हमने बहुत अच्छे से कवर किया है स्टूडेंट्स आप सभी के लिए। तो अगर आपने कोई भी क्लास मिस करी है तो प्लीज़ जाके उसको पहले आप देख लेना, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा ओवरव्यू दे दिया है आपको। अब जब हम बात करते हैं ना प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की, हमने उसमें ये चीज़ पढ़ी थी कि प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा रॉ डेटा का पॉसिबल ही नहीं है। आपको पता है जो डेटा होता है, एक मेरे पास होता है ऑर्गेनाइज डेटा और एक मेरे पास होता है अनऑर्गेनाइज्ड डेटा। जो मेरे पास अनऑर्गेनाइज्ड डेटा होता है ना, उसी को मैं क्या बोलती हूँ, रॉ डेटा। उसी को मैं क्या बोलती हूँ, रॉ डेटा। तो ये जो रॉ डेटा जो मैंने इधर उधर से कैलकुलेट किया है, मुझे उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, जो हम पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में। अभी जो मैंने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा किया है ना, ये 2 तरीकों से पॉसिबल है। पहला क्या मुझे करना पड़ेगा, उस डेटा को करना पड़ेगा क्लासीफाई, जिसको हमने पढ़ा है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा में प्रीवियस क्लासेस में, पिछले चैप्टर में। उसके बाद हमारे पास आता है टैब्यूलेशन। जब तक आप ये नहीं करोगे ना, आप प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कर ही नहीं सकते। तो व्हाट वी हैव टू डू कि पहले जो रॉ डेटा है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज बनाना पड़ेगा एंड उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा करके उसमें 2 तरीके की चीज़ें हमें फॉलो करनी पड़ती है कि पहले हमें क्लासिफिकेशन करना पड़ता है एंड देन वी हैव टू डू द टैब्यूलेशन। क्लियर, समझिए इस चीज़ को, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। डन, ओके।
तो पहला जो क्वेश्चन है मेरे पास उसी से रिलेटेड है कि क्लासिफिकेशन और टैबुलेशन क्या सेम चीज़ है, इस पर हमें कमेंट करना है। अगर मैंने बोला कि पहले क्लासिफिकेशन होगा और बाद में मेरे पास टैबुलेशन होगा, तो ये तो बिल्कुल गलत ही हो गया ना स्टेटमेंट, बिकॉज जब मैं बोल रही हूँ कि पहले क्लासिफिकेशन होता है, फर्स्ट वी हैव टू डू द क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। जो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा किया है उसी को बाद में जाके टैबुलर फॉर्म में हमें लिखना पड़ता है ना। ये चीज़ मैंने आपको समझाई है। तो कैसे हो सकता है कि दोनों एक चीज़ हो, दोनों में डिफरेंस तो होगा। देखो जब मैं बात करती हूँ क्लासिफिकेशन पहले आता है, टैबुलेशन बाद में आता है, दैट इज वाई जो गिवन स्टेटमेंट है वो तो पहले मेरा हो जाएगा इनकरेक्ट। ठीक है, सेकेंड चीज क्या है, क्लासिफिकेशन और टैबुलेशन आर एंटायरली डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। अभी मैंने इसको शॉर्ट में डिस्कस किया है। अगर आपके पास शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आता है तो आप ये वाले क्वेश्चन को इस तरीके से अटेम्प्ट करना। जब लॉन्ग आंसर टाइप आएगा तो मैंने इसी का एक और वर्जन रखा है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है वो भी मैं सिखाऊंगी। ठीक है, तो पहला क्या होता है, क्लासिफिकेशन प्रीसीड्स टैबुलेशन, दैट इज ओनली आफ्टर क्लासिफिकेशन स्टैटिस्टिकल डेटा कैन बी टैबुलेटेड। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि बिना क्लासिफिकेशन के आप डेटा को टैबुलर फॉर्म में प्रेजेंट नहीं कर सकते। तो फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज क्लासिफाई। अगर आपको याद है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन हमने पढ़ा है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हमने पढ़ा है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स में कि इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, स्टैटिस्टिकल सीरीज में हमने देखा है, फिर हम देखा है टाइम सीरीज में, क्रोनोलॉजिकल सीरीज, बहुत सारी चीज़ों को हमने पढ़ा है हमारे प्रीवियस वाली चीज़ों में, right? So in classification, data is arranged into different classes according to similarities and dissimilarities, while tabulation is a process of arranging the classified data into rows and columns. तो classification का मतलब क्या रहता है, जब भी मैं बात कर रही हूँ classification की, हम दो तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं कि भाई जो पहले जो similar डेटा है उसको एक तरफ कर दो, और जो मेरे पास similar डेटा नहीं है, डिसिमिलर है, उसको अलग कर दो। तो एक सिमिलर डेटा अलग कर दो, डिसिमिलर डेटा बिल्कुल अलग कर दीजिए। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ओवर है। ठीक है, वहीं पर जब मैं बात करती हूँ टैबुलेशन की, ये जो आपने क्लासिफाई किया है सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी को, इसी को रोज एंड स्टूडेंट्स कॉलम्स में प्रेजेंट करना क्या हो जाएगा मेरे पास, टेबल फॉर्म में प्रेजेंट करना। तो ये डिफरेंस है। तो सबसे पहले डेटा को मुझे देखना पड़ेगा, जो सेम चीज़ें हैं उसको अलग रख दो, जो डिसिमिलर चीज़ें उसको अलग रख दो, और फिर टैबुलेशन में क्या होगा, जो रोज है उसमें और कॉलम्स में उसको प्रेजेंट कर दो। क्लियर, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट फास्ट। समझे इस चीज को। तो देखो जैसे कि अपन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर मेरे पास एक डेटा है, ठीक है, जिसमें 12 स्टैंडर्ड या सपोज 11th की बात कर रहे थे, 11th स्टैंडर्ड के सारे बच्चों का गिवन है डेटा, जितने भी 11th में सबका डेटा गिवन है, सारे बच्चों के नाम, रोल नंबर मुझे गिवन है और मार्क्स गिवन है। लेकिन ऐसे तो मेरे लिए कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, डेटा जो मेरे पास आया उसको मैंने क्लासीफाई किया। कैसे किया कि भाई 11th में कॉमर्स वालों को अलग रखो, भाई साइंस वालों को अलग रखो, ह्यूमैनिटीज वालों को अलग रख दो। ठीक है, तो मैंने डेटा को ऐसे ऐसे करके सिमिलैरिटीज में बांट दिया कि जिस जिसका कॉमर्स सब्जेक्ट है उसको आपने अलग रख दिया, जिस जिसका साइंस सब्जेक्ट है उसको अलग रख दिया, जिस जिसका ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट है उसको अलग रख दिया। यानी अभी आपने पूरा डेटा को क्या किया है, क्लासीफाई किया है। तो ये किस में आ जाएगा मेरे पास, क्लासिफिकेशन में। सेकेंड चीज, अब ये जो मैंने क्लासिफाइड डेटा आया है, अब उसको मैं रोज एंड कॉलम्स में डाल दूंगी कि सपोज मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर लिख दिया, यहाँ पे नेम लिख दिया, और ऊपर मैंने यहाँ पे लिख दिया कि क्लास 11th कॉमर्स। तो मैंने 1 2 3 4 5 लिखा और नाम लिखना शुरू कर दिया, राहुल, रीटा, सीता, ठीक है, त्रिशा, तृप्ति, ऐसे करके लिख दिया। तो बेसिकली क्या किया, अब जो मैंने इसको रोज एंड कॉलम्स में प्रेजेंट किया है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, टैबुलेशन ऑफ डेटा। क्लियर, तो ये डिफरेंस होता है क्लासिफिकेशन और टैबुलेशन ऑफ डेटा में। क्लियर, टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। समझे कि नहीं समझे, ओके क्लियर।
ऐसे ही लिखना है. So whenever the data is classified on the basis of similarities and dissimilarities, it is known as the classification of data. Whereas whenever we use the classified data and put it into columns and rows, then it becomes tabulation of data. You have to remember, first we do the classification and then we move forward with the tabulation of data. Without classification of data, we cannot put the data into a tabular form. Clear हुआ? समझ गए? पक्का? चलो. And classification is a method of statistical analysis, whereas tabulation is the process of presentation of data. So you have to remember this. Clear? Next है question number 2 मेरे पास. Tabulation is done with a certain objective in mind. Defend or refute. तो जब भी मैं किसी चीज़ को एक tabular format में डाल रही हूँ, क्या उसके पीछे कोई मेरा एक ऑब्जेक्टिव है क्या कि मैं एम आई कर रही हूँ? तो देखो सिंपल सी बात है, पहले भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. डिफेंड का मतलब होता है दैट यू एग्री, एंड रिफ्यूट का मतलब होता है कि आप एग्री नहीं करते या डिसएग्री करते हो. तो अगर मैं बात कर रही हूँ टैबुलेशन इज डन विद अ सर्टेन ऑब्जेक्टिव इन द माइंड, देखो सिंपल सी बात है, अगर आप इतनी मेहनत करके भाई रोज एंड कॉलम से पूरे डेटा को पुट कर रहे हो तो फालतू में तो नहीं कर रहे होंगे. हम कोई यहाँ पे एक्सो तो खेल नहीं रहे, है ना, हम कोई यहाँ पे एक्सो तो खेल नहीं रहे फालतू में ही. वैसे वो भी एक पूरा मोटिव होता है कि भाई अच्छा से मूड फ्रेश करना है, गेम खेलना है. तो ये चीज़ है कि जब भी हम लोग कोई चीज़ को क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, टैबुलेशन कर रहे हैं, तो कुछ दिमाग में रख के ही तो कर रहे होंगे ना, फालतू में तो कोई भी नहीं करेगा. दैट इज़ वाई ये जो स्टेटमेंट है मैंने इसको डिफेंड किया है, मतलब मैं इससे एग्री करती हूँ. ठीक है, दैट टैबुलेशन इज डन विद अ सर्टेन ऑब्जेक्टिव इन द माइंड. क्या है, जैसे कि सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स डेटा, जो भी डेटा आपको गिवन है उसको मुझे सिंप्लीफाई करना है ना. अगर कोई स्टेटमेंट में बहुत सारी चीज़ें गिवन है तो मुझे नहीं समझ आएंगी. जैसे कि 11th क्लास के सारे बच्चों के नाम लिख के दे दिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा किसका कॉमर्स है किसका साइंस है. मैंने बोला भाई पहले इसको क्लासीफाई करो, फिर मैं टेबल में डाल देती हूँ कि साइंस वालों का पहले 1 से लेकर 10 तक साइंस है, फिर 10 से लेकर 20 नंबर तक हमारे पास कॉमर्स के बच्चे हैं, फिर 20 से 30 मैंने ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे डाल दिए. ऐसे 30 लोग का डेटा मैंने बना लिया, तो मेरे लिए ईजी हो गया. मैंने अपने कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंप्लीफाई कर दिया. फिर क्या होगा, मैंने स्पेस का अच्छे से यूटिलाइज किया. अब मैं एक एक करके एक एक पेज पे बनाती, बड़ा टाइम लगता. वहीं पे एक ही पेज पे बस मैंने फटाक से ऐसे ऐसे करके बना लिया 30, तो मेरे पास इंपॉर्टेंट डेटा आराम से मैंने अच्छे से कवर कर लिया. सो दैट इज़ वाई मैंने डेटा को अच्छे से इक्वमनाइज कर लिया. इक्वमनाइज का मतलब क्या होता है कि आपने स्पेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर लिया. देन मेरे लिए कंपैरिजन इजी हो जाता है कि अगर मैं कंपेयर कर लूँ, मैं मार्क्स भी लिख लूँ, हाँ साइंस वाले बच्चों के मार्क्स इतने, कॉमर्स वाले बच्चों के मार्क्स इतने, मैं कंपेयर कर सकती हूँ. प्लस इसी के आगे मैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर सकती हूँ. मैं देख सकती हूँ कि भाई जैसे कि आपको पता है कि मीडियन, मीन, ये सारी चीज़ों का यूज़ किया जाता है इंटेलिजेंस वगैरह निकालने के लिए, तो मैं आराम से निकाल सकती हूँ, एवरेज निकाल सकती हूँ. तो मेरे लिए स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ही बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती है. प्लस ये मुझे रेफरेंस प्रोवाइड कर देता है. किसी भी टीचर को, किसी भी पर्सन को जानना है कि 11th कॉमर्स में कितने बच्चे, मैं उनको ये फाइल पकड़ा दूंगी, देखो समझ लो, उनको तुरंत समझ आ जाएगा. तो ये एक रेफरेंस भी प्रोवाइड करता है. समझ गए इस चीज़ को? टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ फास्ट. डन. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास. व्हाट काइंड ऑफ अ डायग्राम आर मोर एक्टिव और इफेक्टिव इन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग डेटा? कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट इन अ फैक्ट्री, composition of population of Mumbai by different regions, and then we have agriculture output of 6 states of India. अगर मुझे ये जानना है तो देखो, जब भी मुझे कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट बोल रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी में भी किया था. ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट इन अ फैक्ट्री कैन बी इफेक्टिवली प्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ अ कंपोनेंट बार डायग्राम. उसके थ्रू भी कर सकते हो, या एक और आप कर सकते हो, पाई चार्ट्स के थ्रू भी आप कर सकते हो. सिंगल वेरिएबल है, दोनों मेरे लिए पॉसिबल है. नेक्स्ट क्या है, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ मुंबई बाय रीजन, तो उसके लिए परसेंटेज बार डायग्राम का आप यूज कर सकते हो, या आप सिंपल बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम का भी यूज कर सकते हो. मैं आपको और ऑप्शंस भी दे रही हूँ कि ये भी पॉसिबल हैं. ठीक है, वहीं पर अगर मुझे जानना है एग्रीकल्चर आउटपुट ऑफ 6 स्टेट्स, तो उसके लिए आप सिंपल लगा सकते हो कि आपको 6 स्टेट दे दिए, है ना, आपने यहाँ पे लिख दिया एमपी, यहाँ पे लिख दिया यूपी, यहाँ पे लिख दिया आपने यूके, उत्तराखंड की बात कर रही हूँ. ठीक है, देन वी हैव आंध्र प्रदेश एंड वी हैव तमिलनाडु. ऐसे करके आपने 6 स्टेट्स का एग्रीकल्चर आउटपुट लिख दिया. तो ये हमारे लिए पॉसिबल हो गया, है ना.
तो इसके लिए आप लोग स्टूडेंट्स सिंपल पाई डायग्राम यूज कर सकते हो। कंपोनेंट्स के लिए आप लोग पाई चार्ट, ठीक है, और साथ में कंपोनेंट बार डायग्राम भी यूज कर सकते हो। इसके लिए आप लोग मल्टीपल या परसेंटेज वाला भी यूज कर सकते हो, ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ, जल्दी से फिर आगे बढ़ते हैं अपन। मैंने और भी ऑप्शंस इसलिए लिखे हैं ताकि आपको ये, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो सिर्फ एक ही सही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। वी कैन हैव मल्टीपल वेज ऑफ प्रेजेंटिंग अ डेटा, बस आपको चूज करना है कि आपके लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव क्या है। तो ऑफकोर्स मैंने और भी चीज़ें लिखी, आप उसको भी कंसिडर कर सकते हो, कैन राइट दोज एज वेल। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है, समझ गए। चलो बढ़े आगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्टिंग्विश बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड टैबुलेशन ऑफ डेटा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आने वाले क्वेश्चन में मैं आपको बहुत अच्छे से पूछूंगी। अब ये मेरे पास थोड़ा लेंदी क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे मुझे स्पेसिफाई करके चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। अभी मैंने आपको समझाया कि क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा क्या होता है। यहाँ पे बेसिकली सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़ को हम लोग सबसे पहले फिगर आउट करते हैं रॉ डेटा में से। फिर जो मैंने क्लासीफाई किया है डेटा, सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ को, उसको जब मैं रोज एंड कॉलम्स में पुट करती हूँ तो मेरे पास टैबुलेशन ऑफ डेटा हो जाता है, राइट। तो जब मैं बात करती हूँ डिस्टिंग्विश बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड टैबुलेशन ऑफ डेटा, तो उसका कैसे लिखेंगे, बेसिस के उस पे। मैंने आई थिंक एक शॉर्ट भी बनाया था फॉर 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स इन द बोर्ड क्लास कि जब भी हम लोग एक डिफरेंस बिटवीन लिखने की कोशिश करते हैं, वी शुड ट्राई कि आप ये बेसिस वाला पॉइंट जरूर लिखो। अब आप बड़े हो गए हो, थोड़ा उसका आंसर राइटिंग टेक्निक भी बढ़नी चाहिए। कई बार होता है कि नहीं मिलते तो ठीक है आप लिख दो ऐसे, लेकिन अगर आपको पता है तो हमेशा एक बेसिस लिखो कि किसके बेसिस पे आप कंपैरिजन कर रहे हो, क्या पैरामीटर है, राइट। तो सबसे पहले मीनिंग के बेसिस पे कंपेयर कर लेंगे। सो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा मीन्स दैट द डेटा इज अरेंज्ड इन डिफरेंट क्लासेस अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस और द एब्सेंस ऑफ अ सर्टेन एट्रीब्यूट्स। यानी एट्रीब्यूट्स यानी आपका क्या चीज़ें सिमिलर हैं, क्या चीज़ें डिसिमिलर हैं। तो आप इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो दैट क्लासिफिकेशन रिफर्स टू क्लासिफाइंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग द डेटा ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज गिवन, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। इसी का सीक्वेंस देखो, डेटा कैन बी टैबुलेटेड ओनली आफ्टर इट हैज़ बीन क्लासिफाइड। ये मैंने ऑलरेडी आपको चीज़ बताई थी कि जब तक क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा नहीं होगा, टैबुलेशन ऑफ डेटा इज नॉट पॉसिबल। तो उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा है। सो मीनिंग एंड सीक्वेंस इज क्लियर। Next we have students over here that tabulation of data means that the classified data is arranged in rows and columns under suitable heads and subheads. ये बिल्कुल सही है। And data can be tabulated only after it has been classified. अगर वो classification of data is not done, we cannot tabulate it. Clear? सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। बढ़िया, समझे कि नहीं समझे इस चीज को, पहले मुझे ये बताइए। क्लैरिटी आ गई? डन? ओके, नेक्स्ट वी हैव, नेक्स्ट जो बेसिस है मेरे पास, मेथड या प्रोसेस। सो क्लासिफिकेशन क्या एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, बिकॉज यहाँ पे आप चीज़ों को पहले डिवाइड कर रहे हो, है ना। तो मेथड क्या हो जाएगा, जो एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को फैसिलिटेट करता है। वहीं पे जब मैं बात करती हूँ स्टूडेंट्स टैबुलेशन ऑफ डेटा की, ये एक प्रोसेस है विच फैसिलिटेट्स द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा बाय प्रिपेयरिंग अ टेबल। तो ये एक तरीके से मेरा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा का पार्ट हो सकता है, लेकिन ये मेरा एक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का पार्ट है, ठीक है। वहीं पर अगर मैं बात करती हूँ टूल्स की कि कौन कौन से टूल्स आप अप्लाई कर सकते हो क्लासिफिकेशन में, इट्स अ टूल विच हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ऑर्गेनाइजिंग में ज़्यादा आएगा। वहीं पे जब मैं बात करती हूँ टैबुलेशन का, तो एक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है। क्लियर, समझ गए। इसलिए क्लासिफिकेशन के बारे में अपन ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा वाले चैप्टर में पढ़ा था, एंड टैबुलेशन के बारे में प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के वाले चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। अगर थोड़ा ये भी ध्यान रह जाए ना दिमाग में कि कौन से चैप्टर में क्या पढ़ा है, तो भी अपने आंसर हो जाए, है ना। टेक अ स्क्रीनशॉट।
समझे कि नहीं समझे इस चीज को? इजी था क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको इसको एक्सप्लेन कर चुकी थी, है ना। इससे प्रीवियस वाला जो हमारा एक क्वेश्चन आया था शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, उसमें मैं आपको इस चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुकी थी, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे सभी। 2 मेथड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रेजेंटेशन आर शोन बिलो, ब्रीफली एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द सेम। यहाँ पे आपको 2 तरीके के डेटा देखने को मिल रहे होंगे। एक है मेरे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ये ऑलरेडी मुझे गिवन है इमेज 1 में, और ये सेकेंड वाला मुझे गिवन है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, यहाँ पे लिखा है। आपको ये बताना है कि दोनों क्या इंडिकेट करते हैं और उसका डिफरेंस भी समझाना है। देखो एक का तो ऑलरेडी आपको लिखा हुआ है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ये क्या है? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का दूसरा नाम क्या होता है, कोई बता सकता है? आई थिंक जब मैं आपको ये वाला पोर्शन पढ़ा रही थी, जब मैं आपकी क्लासेस ले रही थी, मैंने बहुत डिटेल में जाके दोनों को समझाया था। सो लेट्स सी किस किस को याद है। देखो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये क्या है मेरे पास। सबसे पहले दिस इज अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। क्या है मेरे पास? ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। और ये क्या है मेरे पास? फ्रीक्वेंसी कर्व। अब याद आया कुछ? और ये क्या है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये बताओ पहले मुझे। क्या अब मेरे दिमाग में कोई चीज आ रही है? हाँ देखो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन का मतलब ही होता है क्लोज्ड फिगर है जहां पे चीजों को, डॉट्स को कनेक्ट किया जाता है स्ट्रेट लाइन से। एंड कर्व क्या रहता है? कर्व में कोई स्ट्रेट लाइंस नहीं रहती, वो बहुत स्मूथ रहता है। आपको जैसे बनाना है बनाओ, कैसे जो करना है करो, बहुत स्मूथ लाइन है ना। तो जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है ना, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो बहुत ज्यादा शार्प एजेस आपको देखने को मिलेंगे। ये दिख रहे हैं शार्प एजेस हैं, ठीक है, ये लाइन से कनेक्ट होता है। वहीं पे कर्व जो होता है आप कैसे ही बना सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो सपोज आपको पता है कि दोनों ही मैं हिस्टोग्राम से बना सकती हूँ। हिस्टोग्राम क्या होता है? ये हमारा एक 2D फिगर है जो एक कंटिन्यूस सीरीज में ही बन सकता है, और इसके जो रेक्टेंगल्स रहते हैं क्लोजली कनेक्टेड रहते हैं, दोनों के बीच में कभी गैप नहीं रहता। तो सपोज अपन एक बना के देख लेते हैं, या मैं आपको इसको ना यहाँ पे अच्छे से एलैबोरेट करके बता देती हूँ तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। तो सपोज ठीक है, सबसे पहले एक हिस्टोग्राम बनाना पड़ेगा भाई। इक्वल डिस्टेंस रहना चाहिए दोनों के बीच में, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ऑलमोस्ट सेम है ना, ये वाला थोड़ा ऐसा बन गया ना, बाकी अधिकतर सेम ही है। थोड़ा टेढ़ा बन गया ये, अच्छा वो लाइन ही टेढ़ी बनी है अपनी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी, एक यहाँ पे मिडिल पॉइंट, 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 क्योंकि हमेशा मिडिल पॉइंट को कनेक्ट करके ही बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं पॉलीगॉन। पॉलीगॉन मैंने आपको क्या बताया, क्लोज फिगर है जो कि शार्प एजेस से कनेक्टेड रहता है, स्ट्रेट लाइन से कनेक्टेड रहता है। और हमेशा आपको पता है कि हिस्टोग्राम में हम लोग जब भी कनेक्ट करते हैं ना चीज़ों को, स्ट्रेट लाइन के थ्रू ही करते हैं। तो पहले मैंने इसको यहाँ से जोड़ा, फिर इसको मैंने यहाँ से जोड़ा, फिर मैंने इसको यहाँ से जोड़ा, एंड फिर मैं इसको यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर देती हूँ ऐसे आके। तो ये जो बना है ना मेरा, ये क्या बना है? एक बना है पॉलीगॉन, क्योंकि यहाँ पे मैंने स्ट्रेट लाइन से इसको कनेक्ट किया है। अब सेम चीज़ को मैं एक फ्री हैंड कर्व के थ्रू बनाती हूँ। वाइट ही ले लेते हैं अपन ताकि क्लैरिटी रहेगी थोड़ी। जब फ्री हैंड, मुझे स्केल वगैरह कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ इसको ऐसे ही कनेक्ट करते हुए चलूंगी, ठीक है। इसको आप यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर लेना, तो ये मेरे पास क्या बन जाता है? फ्रीक्वेंसी कर्व, ठीक है।
और ये मेरे पास क्या हो जाता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। समझ गए? तो एक मेरे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी कर्व है, और एक है मेरे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। समझ गए इस चीज को? तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, जब हम लोग कर्व बनाते हैं, ये फ्री हैंड कर्व बनता है ना, इसमें कोई भी शार्प एजेस वगैरह की जरूरत नहीं, तुरंत ऐसे फ्री हैंड के बना दो। और यहाँ पे क्या रहता है, आप लोग स्ट्रेट लाइन से ही कनेक्ट करते हो। तो ये हमने विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम बनाया है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सबसे पहले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ऑल ऑफ यू प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन एंड देन वील मूव ऑन। डन। अब आ जाओ यहाँ पे। ठीक है, so image 1 represents the frequency polygon and the image 2 represents the frequency curve and the difference between the two is, सबसे पहले मीनिंग के बेसिस पे कंपेयर करते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन विच फ्रीक्वेंसीज आर फर्स्ट प्लॉटेड एंड देन जॉइंड बाय द स्ट्रेट लाइन विद द हेल्प ऑफ अ रूलर। तो यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रेट लाइन आपको देखने को मिलेगी, शार्प एजेस आपको देखने को मिलेंगे, यू हैव टू कनेक्टेड बाय अ स्केल या रूलर। वहीं पर जब हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स हमारे फ्रीक्वेंसी कर्व की, frequency curve is a graphical representation of a frequency distribution in which frequencies are first plotted and then joined by a freehand। कि यहाँ पे भी मैंने पहले जैसे आपको बताया, इस वाले पूरे सिनेरियो में भी पहले मैंने मिडिल पॉइंट्स को यहाँ पे मार्क किया था और उसके बाद यहाँ पे मैंने स्केल से जोड़ा और यहाँ पे मैंने फ्री हैंड जोड़ा। यानी दोनों के केसेस में पहले आप मिडिल पॉइंट्स को पॉइंट कर दोगे और उसके बाद यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में रूलर के थ्रू आप कनेक्ट करते हो, यहाँ पे आप फ्री हैंड की तरह कनेक्ट करते हो। दोनों के बीच में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। नेक्स्ट क्या है, अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फॉर अ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी मेड विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम के थ्रू आप बना सकते हो जैसे कि मैंने बताया। एंड यहाँ पे क्या किया है, अ फ्रीक्वेंसी कर्व इज मेड विद द हेल्प ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की हेल्प से आप बना सकते हो। कैसे बनेगा, जैसे कि यहाँ पे मुझे पूरा फ्रीक्वेंसी वाला गिवन है ना, पॉलीगॉन गिवन है सपोज, तो ये मुझे पॉइंट्स गिवन है ना, तो मैं इसी के थ्रू भी कनेक्ट करके बना सकती हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये मेरे लिए पॉसिबल है, इसलिए ये वाला पॉइंट यहाँ पे इंडिकेट करता है इस चीज़ को। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। डन। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे सभी। कंस्ट्रक्ट अ पाई चार्ट टू प्रेजेंट द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस इन अ दिल्ली। तो आपको एक पाई चार्ट बनाना है। पाई चार्ट आप सभी को पता है कि भाई एक सर्कल फॉर्म में हमारा बनेगा जिसका जो एंगल टोटल रहता है 360 डिग्री का रहता है। तो हमें परसेंटेज में गिवन है, हमें इसको एंगल्स में भी कन्वर्ट करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे आपको आइटम्स गिवन है, लेबर, ब्रिक्स, सीमेंट, स्टील, टिम्बर एंड सुपरविजन का गिवन है। एंड देन वी हैव योर एक्सपेंडिचर गिवन कि लेबर को 25% जा रहा है एंड ब्रिक्स का 15%, सीमेंट का 20%, देन वी हैव स्टील 15%, ये हमारे पास कितना हो गया 30। ठीक है, तो ये टोटल मिला के हमारे पास हो जाएगा 100%, बिकॉज परसेंटेज तो हमारा 100% ही रहता है। एंड जब एंगल में रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें 360 का यूज़ करना पड़ता है, राइट? ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सबसे पहले एंगल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब भी हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना रहता है तो हम क्या करते हैं, परसेंटेज से डिवाइड करते हैं। अब सिंपल सी बात है, जब मुझे परसेंटेज से इंटू करते हैं, सिमिलरली जब मुझे एंगल्स के बारे में पता लगाना है तो मुझे इंटू क्या करना पड़ेगा, 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री या अब इंटू 3.6 भी कर सकते हो, जो आपको कन्वीनियंट लगे आपको करना है। तो जब हम लोग बात करते हैं, जैसे कि सपोज यहाँ पे क्या गिवन है, हमें लेबर कितना है 25% लेबर गिवन है, तो 25% करना पड़ेगा आपको 360 डिग्री से, या आप इसको कर सकते हो 3.6 से भी इंटू डायरेक्टली। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 90%। सिमिलरली अगर 15% को मैं 3.6 के करूँगी तो मेरे पास 54 डिग्री आ जाएगा, 20 को करोगे तो मेरे पास 72 आएगा, 15 को करोगे तो 54 आएगा, एंड ऑफ कोर्स 10% ऑफ 360 डिग्री इज बेसिकली 36। तो ऐसे हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो आप इंटू बाय 3.6 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये बेसिकली हम लोग यही कर रहे हैं, आप ये भी कर सकते हो, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे डू दैट, कोई इशू वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ से ये कट किया, यहाँ से ये किया, 2 इंटू 36 किया, मेरे पास 72 आ गया। अब वो भी कर सकते हो, जो आपको कन्वीनियंट लगे आप वो वाला टाइप का कर सकते हो, लेकिन आपको इस तरीके से कैलकुलेट तो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जब भी हमें पाई चार्ट बनाना है, जो अगर मुझे परसेंट, कई बार ना डायरेक्टली आपको ये फिगर्स गिवन रहते हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन अगर हमें नहीं गिवन है तो हमें इसको करना पड़ेगा। वी विल हैव टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू, हमें क्या करना पड़ेगा एंगल्स में, तो या तो आप इंटू 360 डिग्री कर दो या इंटू आप 3.6 कर दो, जो आपको कन्वीनियंट लगे
गया, आप वो कर लीजिए, ठीक है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ऑल ऑफ यू क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझे भाई? जैसे कि अगर मैं 10 करती इंटू 3.6 करती तो कितना आ जाता, 36 डिग्री आ जाता। इस तरीके से बातचीत कर रही हूँ मैं, समझ आई? ओके, अब क्या करना है, ये अपने पास आ गई डिग्रीज। अब अपन को क्या करना चाहिए, सुपरविजन भी है तो 15%, आई थिंक 15% तो पहले भी निकाला हमने, कितना है 54%, तो 54% हमारे पास आ गया। अब ये जो हमने एंगल्स निकाले हैं, है ना, डिग्रीज निकाली है, इसको अपन को लेना पड़ेगा डी, याद है ज्योमेट्री वाला, उससे आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले तो थोड़ा अंदाजा लगा लेते हैं, 90% है तो सबसे पहले 90% का यही बना दो, ठीक है, 90% का ये बना दो। और 54 ऐसे 3 बार गिवन है तो इसको इक्वली यहाँ पे डिवाइड कर दो। जो बचा हुआ ज़्यादा पार्ट होगा वो 72 डिग्री हो जाएगा, जो बचा हुआ है वो 36 डिग्री हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग से ही बना सकते हो, अगर गलती से एग्जाम में तुम लोग डी ले जाना भूल जाओ, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, सेम चीज़ को यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया, डेटा को इन अ पाई चार्ट। बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको ना इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, अगर वो चीज़ आपको ध्यान में रह जाती है फिर आपसे पूरा क्वेश्चन बन जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। समझे कि नहीं समझे, आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे सभी। ड्रॉ द लेस देन एंड द मोर देन ओ गिव फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आप सभी को पता है कि जब भी हम ओ गिव कर की बात करते हैं, इससे हम लोग मीडियन का पता लगा सकते हैं बढ़िया तरीके से। ये मोर देन और लेस देन दोनों सिनेरियोज में बनता है, तो जल्दी से बना के देखते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। अब देखो, जब मैं बात करती हूँ लेस देन, तो लेस देन किससे होगा, 0 से होगा, 20 से होगा, 40 से होगा। लेस देन हमेशा इससे होगा ना, सो दैट इज वाई आप देखोगे जो लेस देन की जो सीरीज रही है 20, 40, 60, 80 तक रहेगी। मतलब लेस देन हमेशा हमारा ये वाली हायर लिमिट से होता है। तो लेस देन 20 होगा, लेस देन 40 होगा, लेस देन 60 होगा, वी हैव 80 एंड देन वी हैव 100। और मोर देन कैसे होता है स्टूडेंट्स, मोर देन हमेशा क्या रहेगा हमारा पहला L1 से ज्यादा, यानी मोर देन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले 0 होगा, देन वी हैव मोर देन 20, देन वी हैव मोर देन 40, देन वी हैव मोर देन 60 एंड 80। तो जब भी आपको मोर देन करना है तो हमेशा रखना मोर देन यहाँ से होगा और लेस देन यहाँ से होगा, ठीक है। ये चीज़ को समझा, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, बना के देखो, फिर अपन बना के यहाँ पे प्रैक्टिस करके देखते हैं फटाक से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ले लिया, चलो जल्दी से बनाते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ वर्कर्स की फ्रीक्वेंसी गिवन है, CF कैलकुलेट करना पड़ता है, इसलिए हम उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व भी बोलते हैं, ओगिव कर्व को। सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे, सीरीज बनाएंगे लेस देन की, तो लेस देन 20, लेस देन 40, लेस देन 60, लेस देन 80, लेस देन 100 हो जाएगा, ठीक है। एंड हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास ये गिवन है क्या, नहीं, अपन को फ्रीक्वेंसी बनानी रहेगी। तो फ्रीक्वेंसी लिख लूँ क्या मैं पहले, 10, 20, 40, 20, 10, क्या है 10, 20, ताकि अपन को बार बार जाना ना पड़े, 10, 20, 40 एंड 20, 10, ओके। ये मेरे पास क्या गिवन है, सपोज फ्रीक्वेंसी गिवन है। आप सभी को पता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमें ऐड करना रहता है। जब भी लेस देन होता है ना, हम लोग ऊपर से ऐसे जिगजैग जिगजैग करके ऐड करते हैं, और मोर देन होता है तो नीचे से ऐड करना पड़ता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल देती हूँ, लेस देन 20, सो लेस देन 20 तो 10 ही रहने वाले हैं। लेकिन अगर बोलूँगी भाई किस किस के मार्क्स लेस देन 40 आए, तो ये 20 भी ऐड होगा, ये भी 10 होगा, क्योंकि दोनों के ना लेस देन 40 बोले तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, इसलिए 10 + 20 कितना हो जाएगा मेरे पास 30। अब अगर टीचर पूछे ये बताओ 60 से कम किसके आए, तो आपने बोला मैम ये तीनों के 60 से कम आए, मतलब कौन कौन से, 40 बच्चों के, 20 बच्चों के और 10 बच्चों के, यानी आप इसको ऐड कर दो तो कितना हो गया मेरे पास 70। नेक्स्ट अगर आपसे पूछे 100 से कम किसके हैं, तो आप पीछे वाले सबको ऐड कर दोगे, सारे आ जाएंगे, है ना। तो सिमिलरली ऐसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हुए चलते हैं। याद रखना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी से मैच खाती है, जो लास्ट फ्रीक्वेंसी हमारी निकलती है ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विल ऑलवेज मैच विद द टोटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़े। अब देखो नेक्स्ट जो चीज़ है मेरे पास आता है मोर देन। मोर देन में अपन को थोड़ा उल्टा भगना पड़ता है, तो मोर देन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, उल्टा चलेंगे।
अगर मैं बोल रही हूँ भाई किस किस के 80 से ज़्यादा हैं, तो सिंपल सी बात है, सिर्फ 10 बच्चों के 80 से ज़्यादा है, उससे ज़्यादा और किसी के नहीं आए। अब देखो, ठीक है, अब क्या आएगा, यहाँ पे देखना, हाँ यहाँ पे भी लिख दूँ क्या फ्रीक्वेंसी जो गिवन है, 10, 20, 40, 20 और 10। दूसरा अपन कलर ले लेते हैं भाई ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये हो गया अपने पास 10 आ गया। अब अगर आपसे पूछेंगे भाई मोर देन 60 किसके आए, तो ये 20 के भी आए और ये 10 के भी तो आए, सबके 60 के ऊपर है ना, तो इसमें 80 वाले भी आएंगे, ये वाले भी आएंगे। तो 10 + 20 कितना हो गया 30। सिमिलरली 30 + 40 कितना हो गया 70, 70 + 20 हो गया 90 एंड 90 + 10 हो गया 100। तो आपको ये समझना है, डायरेक्शन देखो, तो जब भी मैं लेस देन की बात करती हूँ मेरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरीके से चलता है, एंड जब मैं मोर देन की बात करती हूँ तो नीचे से अपन शुरू करते हुए चलते हैं। अगर ये चीज़ समझ गए तो ओ गिव कर बनाना आपको 2 मिनट में आ जाएगा। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट फास्ट। समझे कि नहीं समझे वाला पॉइंट, पक्का इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। जो मैंने येलो से लिखा है ना स्टूडेंट्स, ये मेरी फ्रीक्वेंसी है जो मुझे ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, और ये मेरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है, मोर देन में अलग बनती है, लेस देन में अलग बनती है। देखो मोर देन 0 हमारे पास 100 आया, बिकॉज 0 से तो सभी है ना ज़्यादा, और लेस देन 20 अलग है, लेस देन 100 अलग है। तो लेस देन 100 है और मोर देन 0 100 है। ये कंपेयर करना कि ये और ये सेम निकलते हैं अपने। ठीक है, जो लास्ट है लेस देन का वो सेम निकलेगा विद द फर्स्ट ऑफ द मोर देन। इतना समझ आया, आगे बढ़े चलो। अब देखो, हमेशा ध्यान रखना कि जो मेरा मोर देन ओ गिव कर्व रहता है ना, हमेशा ऐसे डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, और लेस देन हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग ही आपको देखने को मिलेगा। उसकी प्रॉपर्टीज हैं, तो सबसे पहले फिगर आउट करते हैं। लेस देन 20 कितने हमारे पास 10। सो लेस देन अगर हम बात करें, ये शुरू हो रहा है 10 से। ठीक है, 20 पे कितना आता स्टूडेंट्स, ये लेस देन अगर मैं 40 बोल रही हूँ तो मेरे पास आ रहा है 30, तो ये आ रहा है अपने पास 30, है ना। इस तरीके से आप देखोगे, फिर ये अपने पास आया, फिर ये आया, फिर ये। ठीक है, ये क्या हो गया लेस देन, और जो मोर देन है ये आ रहा है, ये यहाँ आएगा, सॉरी 20 पे, फिर अपना ये यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है। तो ये क्या हो गया मोर देन और लेस देन, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, क्लियर, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। पक्का समझ गए, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं एक चीज़ और इसमें आपको बता रही हूँ। डन। अब देखो, मैंने आपको बोला ना मीडियन इससे निकलता है, जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, नीचे आ जाओ, तो ये 50 क्या हो जाएगा मीडियन। ठीक है, देखो बनता कैसे, अपन ने जैसे कि जो भी स्केलिंग गिवन है अपन ने वो बना ली। ठीक है, और अपन ने क्या लिख दिया यहाँ पे y। अब यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम अपन को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 100 की मिल रही है, तो यहाँ पे डाल दो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90 और 100। ये इतना थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा अपन को। यहाँ पे अपन लिख दो 20। ठीक है, लेस देन 20 कितना है 10, तो लेस देन 20 अपने पास है 10। ये कितना है फिर, सॉरी फिर है 30, 70, फिर आ गया 30 और फिर अपने पास आ गया 70 और लास्ट में अपना होगा 100। ठीक है, तो ये जो अपना बढ़ रहा है ये अपने पास क्या हो गया, अपना ये हो गया लेस देन कर्व। सपोज अगर मुझे मोर देन बनाना है, मोर देन की क्या फ्रीक्वेंसीज हैं 100, 90, 70, 30, 10। ठीक है, सो 100, 90, 70 और 30, 10। ओके, फिर ये कितना आ गया 30 और ये आ गया अपने पास 10। तो कुछ इस तरीके से अपना ये जो कर्व है बनेगा। तो यहाँ पे जो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये अपना जो ये बीच में आएगा पॉइंट है ना, 50 और 60 के बीच में 50 जो आएगा ये अपना मीडियन हो जाएगा। इस तरीके से बनेगा। ये थोड़ा अजीब लग रहा है पर ठीक है, फ्री हैंड तो ऐसे ही बनेगा भाई। ठीक है, ओके चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे सभी। प्रेजेंट द डेटा गिवन इन द टेबल बिलो विद द हेल्प ऑफ अ हिस्टोग्राम। आपको हिस्टोग्राम बनाना है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60,
60 से 70, 70 से 80, हश, वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे मुझे इक्वल क्लास इंटरवल्स गिवन है, तो मुझे कुछ नहीं करना है, तुरंत अपना क्लास इंटरवल्स को तुरंत पेश करना है फ्रीक्वेंसी के साथ। कैसे बनेगा? सबसे पहले अपन को पता है कि हिस्टोग्राम में हमेशा क्या रहते हैं, क्लास इंटरवल्स क्लोजली कनेक्टेड रहते हैं, तो अपन को क्या करना है, एक अपन ने ऐसे बढ़िया बनाया, तो 0 से 10, 20 से 20, ऐसा है ना, यही बना देती हूँ, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और क्या 67, अरे भैया बहुत ज़्यादा है, 60, 70 और यहाँ पे आ गया 80। ठीक है जी, फ्रीक्वेंसी अपनी सबसे ज़्यादा, मैंने हमेशा बोला ना फ्रीक्वेंसी वाई सीरीज, वाई एक्सेस पे आती है। कितना है ये? 22। 5 के उस पर ले लें क्या अपन? हाँ, 10 से भी ले सकते हैं, 5 के उस पर भी ले सकते हैं, 5 के उस पर ही ले लेते हैं। तो ये आ गया 5, ये आ गया 10, ये आ गया हमारे पास 15, ये आ गया 20 और ये आ गया 25। ठीक है, बढ़िया अपन बनाएंगे। चलो 0 से 10 कितना है? 4, तो 4 अपन ने यहाँ बना दिया। ठीक है, 10 से 20 है 10, 10 से 20 है 10, तो 10 यहाँ पे बना दो भाई। फिर 20 से 30 है 16, 20 से 30 है 16, 16 आ जाएगा यहाँ पे थोड़ा। ठीक है, 30 से 40 है 22, 30 से 40 हमारे पास है 22, यहाँ तक बना दो भाई। फिर 40 से 50 है मेरे पास 20, तो 20 अपने पास यहाँ तक है। देखो मैं रफली बना रही हूँ, है ना, आपने अच्छे से बनाना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, 50 टू 60 18, 50 टू 16 मेरे पास है 18, 18 बना दो, थोड़ा ऊपर जाएगा 18 सॉरी, एंड देन भी है 60 टू 70 8 है 8 है 8 है, यहाँ तक है। और फिर लास्ट वाला कितना है मेरे पास 2, तो ये यहाँ तक आ गया। तो देखो ये थोड़ा कनेक्टेड रहेगा, ये मुझसे थोड़ा ऐसे बन गया है, लेकिन आप लोग समझ जाइएगा प्लीज़। ठीक है, तो ये क्या होता है, मेरे पास एक हिस्टोग्राम बन के आ गया, बड़ा सिंपल था। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, बात खत्म करो। डन। ये तुम्हें ज़्यादा क्रिएटिव लग रहा है तो तुम थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो तुम्हें समझ आ जाएगा। मैंने सिर्फ बना के दिखाया आपको यार, बार ग्राफ जैसे ही बनता है हिस्टोग्राम, लेकिन बस क्लोजली कनेक्टेड रहते हैं, रेक्टेंगल्स के बीच में गैप नहीं रहता, वही हिस्टोग्राम है। बाकी और कोई भी इसमें 30 मार्क खाने वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो समझ गए। तो यही था हमारा पूरा आज का ये सेशन, जहाँ पे हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया है आप सभी के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस को। मैंने हिस्टोग्राम बनाना आपको सिखा दिया है, पाई चार्ट्स बनाना आपको सिखा दिया है, बार ग्राफ बनाना बता दिया है इसी पूरे सेशन में, प्लस क्लासिफिकेशन और टैबुलेशन के बीच में जो बहुत बड़ा सरदर्द था हमारा कि इसके बीच में क्या डिफरेंस है, उसके बीच में क्या डिफरेंस है, उसको क्लियर कर दिया है। साथ ही में बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग जो पूरा कॉन्सेप्ट है हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी कर्व, इसके बीच का मैंने आपको डिफरेंस अच्छे से बता दिया। स्टूडेंट्स, तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो मुझे बिल्कुल कॉमेंट सेक्शन में बता देना, लेकिन आपको घबराने वाली बात नहीं है, हर एक चीज़ आपके लिए यहाँ पे कवर की जाएगी। राइट स्टूडेंट्स, तो आपने इस पूरे चैप्टर में क्या देखा है कि यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है, यहाँ पे डायग्राम्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो मैं फ्री हैंड बना रही थी तो इसलिए थोड़ा बहुत दिक्कत है, लेकिन आपको अच्छे से पूरा सिस्टमैटिक तरीके से ही उसको ड्रॉ करना है, बिकॉज अगर वो अच्छे से नहीं बनेंगे तो दिक्कत आएगी। जैसे कि ये वाले केस में क्योंकि आई वॉज यूजिंग टेबल्स, तो ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट बना है ना, तो इसी चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप ऐसी सारी चीज़ों को करते रहोगे ना, तो क्लैरिटी अपने आप आ जाएगी धीरे धीरे। जो सारे क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे कराए हैं। क्लासिफिकेशन और टैबुलेशन बार बार ऐसा टॉपिक है जो आता ही आता है पेपर में, तो उसको बिल्कुल मिस करके नहीं चाह रहा है। विद एग्जांपल्स मैंने बताए हैं, उसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। राइट स्टूडेंट्स, सो एज यू ऑल नो कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। वी टॉक अबाउट CBSE, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th, एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक। वहाँ पर जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को हम लोग फॉलो करते हैं वो है हमारे पास दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। बस फर्क इतना है, इंग्लिश मीडियम चैनल पे आपको CBSE बोर्ड की क्लासेस देखने को मिलती हैं किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, एंड हिंदी मीडियम में ये सारे बोर्ड्स की क्लासेस मिलेंगी क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक। वहाँ पे भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, NCERT सॉल्यूशंस, हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड की जाएगी। एंड वी ऑल्सो प्रोवाइड E-नोट्स एंड E-बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स, हमें सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पर आप फॉलो कर सकते हो, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सअप, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। एंड स्टूडेंट्स, आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, यू कैन ऑल्सो रिफर टू द वेबसाइट एंड द एप्लीकेशन, उसका भी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी वहाँ पे सिस्टमैटिक तरीके से। बाकी कोई भी कंफ्यूजन हो, वी आर राइट हियर फॉर यू। राइट स्टूडेंट्स, तो कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, अच्छे से रिवाइज करते रहिए स्टफ को। कंसिस्टेंसी इज द की, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो बाद में लोड नहीं आएगा। राइट, तो इसी के साथ स्टूडेंट्स मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।